हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर में हम 17 जनवरी के करंट अफेयर को यहां पर समझने वाले हैं। एक एक फैक्ट को ध्यान से नोटिस कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एग्जाम में यहां से आपको करंट अफेयर देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। शुरू करें 17 जनवरी के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए वापस इंडिया लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो अभी देखिए, बहुत ही गर्म मुद्दा रहा है एक डेढ़ साल से, एक बहुत ही भयानक युद्ध दो देशों के मध्य में, इजराइल और फिलिस्तीन। स्पेशली ये जो युद्ध है ना, इजराइल और हमास के मध्य में है। यहां पर हमास की बात करते हैं तो एक आतंकवादी गुट है जो कि इजराइल में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। तो क्योंकि लास्ट 2023 में अक्टूबर मंथ में हमास ने क्या किया था कि इजराइल पर अटैक किया था। उसके बाद इजराइल के काफी सारे सिटीजन वहां पर मारे गए थे हमास के हमले में। तो इजराइल ने उसके बाद जो युद्ध छेड़ा ना, वो अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है। यहां से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही क्षेत्रों में युद्ध के दौरान इंडियंस को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ऑब्वियस सी बात है, युद्ध क्षेत्र में से हमारे जो सिटीजन से उनको वापस लाने की जिम्मेदारी हो जाती है इंडियन गवर्नमेंट की। क्योंकि देखिए, हमने उन्हीं उन्हीं कामों के लिए गवर्नमेंट को चुना है। हमने गवर्नमेंट को क्यों चुना है? हमारे लोगों की, सिटीजन्स की जो रक्षा है वो करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ना कि केवल टैक्स लेना या फिर अदर। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था ताकि हमारे जो सिटीजन्स वहां पर फंसे हुए हैं उनको हम वापस लेकर आ सकें। अभी ये युद्ध सुर्खियों में क्यों है? ओके, आपको ऑपरेशन अजय समझ में आ गया कि हमारे इंडियंस जो सिटीजन हैं उनको इजराइल और फिलिस्तीन से वापस लाना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। अब क्वेश्चन आता है, अभी ये सुर्खियों में क्यों है? तो अभी दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ है, हमास और इजराइल के मध्य में संघर्ष विराम समझौता। दोनों ने इसे स्वीकार किया है और घोषणा की है कि भैया, आगे आने वाले 42 दिनों तक अभी तो हम युद्ध नहीं करेंगे, संघर्ष विराम की स्थिति है। और जो हॉस्टेज बनाए गए हैं दोनों के द्वारा एक दूसरे के सिटीजन, उनको भी छोड़ने पर, रिहा करने पर यहां पर सहमति बनी है इजराइल और हमास के मध्य में। यह युद्ध, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार इजराइल ने जो गाजा का क्षेत्र है उसको तो लगभग खत्म कर दिया। ओके, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं हमास भी ऑपरेट करता है। तो इजराइल और हमास के मध्य में इस वॉर के कारण अभी संघर्ष विराम समझौते को दोनों ही गुटों ने, इजराइल ने और हमास ने, अभी स्वीकार किया है। 42 दिनों तक यहां पर कोई भी फायरिंग नहीं होगी, युद्ध विराम है और एक दूसरे के जो हॉस्टेजेस बनाए गए हैं सिटीजन, उनको भी यहां पर छोड़ा जाएगा, रिहा किया जाएगा। अब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की अगर हम कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो इजराइल एक अकेला ज्यूज देश है ना, यहूदी। 14 मई 1948 को यह अस्तित्व में आया था और इसकी कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल को स्टार्टअप नेशन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप इजराइल में ही देखने को मिलते हैं। फिलिस्तीन की बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते देश के रूप में, और ये भी अपनी कैपिटल जेरूसलम को बताता है। ओके, कैपिटल मानता है जेरूसलम को। फिलिस्तीन अस्तित्व में आया था 1988, इंडिया ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, तो यहीं से हम इसको अस्तित्व में मानते हैं। इंडिया के द्वारा चलाए गए अदर ऑपरेशंस की यहां पर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से चलाए गए हैं। तो अदर ऑपरेशंस, एक तो ऑपरेशन अजय हमको समझ में आ गया, इजराइल और फिलिस्तीन से इंडियंस को निकालने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन देव शक्ति या देवी शक्ति चलाया गया था जब अफगानिस्तान से तालिबान का शासन हुआ था और बहुत ज्यादा जो गृह युद्ध की स्थिति थी, तो वहां से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। फिर ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, रूस और यूक्रेन के मध्य में जो युद्ध हुआ था वहां से इंडियंस को वापस लाने के लिए। एक ऑपरेशन वंदे भारत की बात करें तो ये कोविड-19 के समय जो विदेशों में इंडियंस थे
उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था 2023 में, तब वहां पर हमने सहायता भेजी थी उनकी मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और लेटेस्ट है ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से म्यांमार और उसके आसपास के देश जो प्रभावित हुए थे उनको सहायता देने के लिए सितंबर 2024 में हमने चलाया था ऑपरेशन सद्भाव। तो इनको भी कैजुअली पॉज करके देख लो, काम आएगा। पूछे जाते हैं ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट के, तो यहां पर क्लियर हो गए। हाल ही में सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया में काम करता है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स। इंटरनल सिक्योरिटी, अगर कहीं पर भी दंगे हो जाते हैं, कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, तो वहां पर काम करती है सीआरपीएफ, है ना। तो सीआरपीएफ का हाल ही में स्पेशल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये हैं, कौन है भाई, यहां पर देखना पड़ेगा, सुनील कुमार झा। ठीक है, मिस हो रहा था, सुनील कुमार झा आंसर हो जाता है, आंसर बी। तो सुनील कुमार झा को हाल ही में स्पेशल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का, आंसर मिल जाता है। इनके पहले अभी तक डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे वितुल कुमार, इनको रिप्लेस करेंगे सुनील कुमार झा। सुनील कुमार झा की बात करें, 1993 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं और ये अपने पद को संभालेंगे 31 जनवरी 2027 तक। जब इनका रिटायरमेंट होगा इस पद से, तब तक ये कार्यरत रहेंगे। तो स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के बने कौन? सुनील कुमार झा। आंसर ले लिया हमने, सुनील कुमार झा। किसके स्थान पर? वितुल कुमार के स्थान पर। सीआरपीएफ आपको पता होना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, है ना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या सीआरपी जो भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या फिर एक हमारी अर्धसैनिक बल है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। मैं आपको बता चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939। अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित हुआ था, तब इसे एक अलग नाम से जाना जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन आगे चलकर 1949 में आते आते इसका नाम बदला गया और नाम किया गया सीआरपीएफ। अभी सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। स्थापना सन 1939 ही लिया जाएगा क्योंकि तब बन चुका था अंग्रेजों के शासनकाल में। ओके, तो यह है सीआरपीएफ और इसके स्पेशल डायरेक्टर जनरल सुनील कुमार झा हाल ही में अपॉइंट किए गए। आगे बढ़ते हैं, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, काफी स्टूडेंट की डिमांड आती है लगातार। आप सभी के लिए देखिए मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, जहां पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस यहां पर मिल जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है, हर एक टेक्निक आपको यहां पर बताई गई है मैथमेटिक्स की, हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी वे में कवर करवाया गया है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स आपको हर टॉपिक का यहां पर अवेलेबल होगा, पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आता है उनके लिए ये रामबाण है, बहुत ही इजी वे में पूरे मैथ्स को यहां पर कवर करवाया गया है, अर्थमेटिक और एडवांस। देखिए कल मैंने आपको हमारा जो ईयरली करंट अफेयर शंखनाद की बुक है उसके बारे में अपडेट दिया था। काफी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, लगातार हमको कॉल्स आ रहे थे कि सर, स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसमें हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए हमारी जो ईयरली करंट अफेयर की ये शंखनाद जो बुक है, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए डिटेल्ड करंट अफेयर आपको पिछले 1.5 साल का यहां पर मिलता है। 2023 से 2024 तक का एंड तक का पूरा करंट अफेयर आपका इस बुक में कवर है। इसके अलावा 1000 आपको एमसीक्यू मिलते हैं सारे करंट अफेयर के, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको 500 वन लाइनर करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल ओवर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। और कोई भी अदर हर्डल आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। काफी कमेंट आ रहे थे बच्चों के, तो यहां पर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है इस बुक के बारे में। ये आपको घर डिलीवर कर दी जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया रहता है,
कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपके लिए आपके सपोर्ट में खड़ी है। आगे, झारखंड में संविधान गौरव दिवस संविधान गौरव अभियान किसने शुरू किया है? तो संविधान गौरव अभियान या कैंपेन की शुरुआत झारखंड में की गई है बाबूलाल मरांडी के द्वारा। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो ये झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट है। इन्होंने झारखंड में 15 जनवरी 2025 को संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की, झारखंड के रांची में। 10 दिन तक यह आयोजित किया जाएगा, 15 से लेकर 25 जनवरी तक। उद्देश्य क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, जो उसका महत्व है ना, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना, एक लोकतांत्रिक है ना प्रशासन की भावना विकसित करता है, डेमोक्रेसी के बारे में जो वैल्यूज है उसकी, और एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब की जो बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो वैल्यूज हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना मुख्य उद्देश्य है संविधान गौरव अभियान को मनाए जाने का। यह कैंपेन झारखंड के रांची में वहां के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है बाबूलाल मरांडी, इनके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात होती है तो भीमराव अंबेडकर जी की बात जरूर होती है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया है उसके अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर ने काम किया है। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में, 1990 में। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ तो उस पर टोटल कितने लोगों ने साइन की, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा 284 लोगों ने साइन की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर थे। एक कमेंट में आप बता दीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति है ना उसको किसने लिखा है। यह क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को लगता है भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। नहीं, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन जो मूल प्रति है ना उसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, कमेंट में बताना। तब तक हम आगे चलते हैं। भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को शुरू किया है पिक्सेल ने। यह एक प्राइवेट स्टार्टअप है, कंपनी है, इसने लॉन्च किया है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को। अब यहां पर सबसे पहला आपका डाउट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन से ही आएगा कि सर ये समझ में आए तो हम आगे बढ़े। तो देखिए होता क्या है, एक सिंगल सैटेलाइट होती है। यहां पर सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का मतलब है सैटेलाइट का समूह, बहुत सारी सैटेलाइट्स का समूह। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैप देखने के लिए आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, अगर आपकी किसी को भी लोकेशन ट्रेस करना है तो आपको पता है अगर लोकेशन ट्रेस करना है तो आपके मोबाइल में लोकेशन आएगी कहां से? सैटेलाइट के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से ही आपको मिलेगी। लेकिन एक परफेक्ट लोकेशन क्या एक सैटेलाइट आपको कभी भी दे पाएगी? नहीं। तो उसके लिए सैटेलाइट्स का जो समूह होता है ना वो एक साथ मिलकर काम करता है। सारे सैटेलाइट आपस में जुड़े होते हैं और ये पूरा जो सैटेलाइट का समूह होता है ना जो कि हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है, अंतरिक्ष में जो हमने सैटेलाइट को स्थापित किया, इसरो ने किया हो, नासा ने किया हो, तो ये जो एक साथ सैटेलाइट के समूह आपस में जुड़कर जो काम करते हैं ना किसी भी एक उद्देश्य के लिए, उसे कहा जाता है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो हाल ही में पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया है प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है पिक्सेल ने। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइवेट स्टार्टअप है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। 15 जनवरी को बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप है पिक्सेल, इसने भारत का पहला निजी अर्थ इमेजिन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जिसका नाम है फायरफ्लाई, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अभी तक इंडिया में जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है उसको लॉन्च केवल इसरो के द्वारा ही किया जाता था, इसरो ही कर रहा है।
लेकिन प्राइवेट कंपनी जो पहली जिसने इसे लॉन्च किया है उसका नाम है फायरफ्लाई। सॉरी, जो सैटेलाइट है उसका नाम है फायरफ्लाई। और किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है पिक्सेल, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, उसमें पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाने वाला है, फायरफ्लाई। लॉन्च इंडिया से नहीं किया गया, इंडिया के बाहर से किया गया है। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस स्टेशन है कैलिफोर्निया में, यहां से लॉन्च किया गया है सैटेलाइट को, फायरफ्लाई को। ठीक है, किस कंपनी का सैटेलाइट है? तो एक कंपनी है पिक्सेल। इस मिशन में 3 सैटेलाइट को अभी लॉन्च कर दिया गया और बाकी के 3 सैटेलाइट इस साल के एंड तक लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा एक समूह हो जाता है सैटेलाइट का। तो पिक्सेल हाई प्रिसीजन इमेजिंग अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च करने में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छा गई है। अभी तक ये जो सैटेलाइट है इससे यूज क्या किया जाएगा? तो देखिए, एग्रीकल्चर को समझने में यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंट की निगरानी में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो डिजास्टर आते हैं किसी भी प्रकार के, XYZ, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, उसे डिटेक्ट करने में, उससे निपटने में कहीं ना कहीं ये मदद कर सकते हैं। अभी तक हाई प्रिसीजन अर्थ इमेजिन सैटेलाइट इसरो ही भेजता था। अब इसरो के अभी तक 52 सैटेलाइट हैं जो कि ऑर्बिट में वर्क कर रहे हैं। अब कंपनी जो प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने फायरफ्लाई को लॉन्च किया है, ये कौन है? पिक्सेल। स्थापना की गई थी 2019 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे आएंगे। हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित टूर्नामेंट है? टेनिस। तो टेनिस के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस प्लेयर ने अपने नाम किया? क्वेश्चन ये है। तो ये हो जाते हैं नोवाक जोकोविच। देखिए, साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। सबसे पहले अभी चल रही है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, है ना, पहली हो गई। सेकंड आयोजित की जाती है, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर आयोजित की जाएगी मिड ईयर में विंबलडन ओपन, और फिर एंड में आयोजित की जाती है अमेरिकी ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं लाइन से। अब इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। यह है नोवाक जोकोविच। अभी तक आपको पता है पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने ही अपने नाम किए। तो इसके पहले यह रिकॉर्ड रोजर फेडरर के नाम था, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है नोवाक जोकोविच ने। हां, क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो कहां के रहने वाले हैं? तो ये हैं सर्बिया के। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके, सर्बिया के हैं। 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला है इन्होंने 15 जनवरी को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें से 430वां मैच है इनका। रोजर फेडरर से एक मैच ज्यादा रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में 429 मैच खेले ग्रैंड स्लैम के, और इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है नोवाक जोकोविच ने। अब 430 मैचेस में से 379 में इन्होंने जीत दर्ज की है और 51 में हार दर्ज की है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुराना है विंबलडन, 1877 से खेला जा रहा है, 1877 से। यह है 4 ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहला हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फिर फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, फिर विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नोवाक जोकोविच अभी तक अगर हम ग्रैंड स्लैम खिताब की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुषों में नोवाक जोकोविच के नाम है। 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किए अभी तक। सेकेंड नंबर पर आते हैं रोजर फेडरर, 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, और तीसरे पर आते हैं राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम के साथ। तो नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया। देखिए, अभी तो 2025 में ग्रैंड स्लैम शुरू ही हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर तो अब पूरे साल भर चलेंगे,
लास्ट ईयर 2025 में 2024 में जो विनर रहे हैं ना, उन पर हम नजर डाल लेते हैं। मेन सिंगल और विमेन सिंगल की हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेंस सिंगल का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के टेनिस प्लेयर, और विमेन सिंगल जीता था आरेना सबालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। फ्रेंच ओपन जीता था कार्लोस अल्कराज, स्पेन के प्लेयर, और विमेंस कैटेगरी का इगा स्वितेक ने जीता, जो कि पोलैंड की है। विंबलडन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने ही अगेन विंबलडन भी अपने नाम किया था, स्पेन के खिलाड़ी, और विमेन में विंबलडन जीता था बारबोरा क्रेजिकोवा ने, चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। फिर लास्ट में हुआ था यूएस ओपन, ये जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उन्होंने ही जीता, और यूएस ओपन जीता है आरेना सबालेका ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी अपने नाम किया था विमेन सिंगल का, बेलारूस। तो ये एक लिस्ट है लास्ट ईयर की, ये हर एग्जाम में अभी पूरे 2024 में आपके काम आएगी, तो देख लेना। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा देखिए, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है पता है? स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी 2016 में, इस दिन 16 जनवरी 2016 को। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, प्रमोट करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है स्टार्टअप्स को। अलग अलग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म उसके लिए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसी दिन से नेशनल स्टार्टअप डे भी 16 जनवरी को मनाया जा रहा है। अभी 2025 में ये 9वां नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को 2016 में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया था, तब से हर साल मनाया जा रहा है। भारत में अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें तो भारत में 1.6 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप वर्तमान में काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में। अब नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी हो गया। अदर डे की बात करें जो कि जनवरी मंथ में मनाए गए हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल फैमिली डे और डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था, डिस्कस किया था हमने। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है 6 जनवरी को। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई थी 2025 में। हर साल अलग अलग डे को आती है, लेकिन इस बार 6 जनवरी को मनाई गई थी। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। यह हो जाते हैं जनवरी में जो अभी तक डे ऑब्जर्व किए गए हैं उनकी एक लिस्ट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच फिर से चुने गए हैं? तो जोरान मिलानोविच की बात करें तो ये एक बार फिर से प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए क्रोएशिया में। आंसर सी। एक यूरोपीय देश है क्रोएशिया, है ना, इसके एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि 2020 से 2025 तक अभी प्रेसिडेंट के पद पर जोरान मिलानोविच ही थे। क्रोएशिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, दूसरी बार लगातार क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संघ और नाटो से बहुत इनको मतलब आलोचक है, भयंकर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये संस्था है भाई कोई काम की नहीं, सुनती तो है नहीं। तो इसीलिए जोरान मिलानोविच काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। क्रोएशिया के दूसरी बार प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। क्रोएशिया दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल देखने को मिलती है जागरेब। कैपिटल है किसकी? क्रोएशिया की। और क्रोएशिया एक सागर से टच होता है, अगर हम बाउंड्री देखें तो एड्रियाटिक सागर दक्षिण में स्थित है क्रोएशिया के। यह है क्रोएशिया, दक्षिण में है एड्रियाटिक सागर। और अगर इसकी नेबर कंट्री देखें तो देखिए
स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये नेबर कंट्री है किसकी? क्रोएशिया की। दक्षिण में जिस सागर से ये टच होता है इसे कहा जाता है एड्रियाटिक सागर। पार्लियामेंट, पावर, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर के एस चौहान। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है डॉक्टर के एस चौहान। इन्होंने पार्लियामेंट पर इस पुस्तक को लिखा है। इसको हाल ही में लॉन्च किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में इंडिया के कौन? जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट बोल लें या फिर राज्यसभा के सभापति बोल लें, एक ही बात है, जगदीप धनखड़। इन्होंने के एस चौहान की इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया। पार्लियामेंट की, देखिए नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि बुक में किसका उल्लेख किया गया है। पार्लियामेंट की पावर्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कार्य करता है, क्या विशेष अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए हैं, पार्लियामेंट की यूनाइटरी पावर कैसी है, पार्लियामेंट की फेडरल पावर कैसी है, इन सभी के बारे में, ऑल ओवर पार्लियामेंट्री पावर्स, फंक्शन, है ना, इनके बारे में अपनी इस बुक में उल्लेखित किया है के एस चौहान ने। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी इस बुक को लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। बुक का नाम है पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, है ना, पर्टिकुलर इस बुक का पूरा नाम है। आगे आ जाएं। हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से विकसित एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और इसका नाम है भगवास्त्र। माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को, माइक्रो ऑब्जेक्ट को भी हवा में ही नष्ट करने की काबिलियत रखता है। तो यह हो जाता है माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम से हवा में कोई भी छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी आएगा, माइक्रो ऑब्जेक्ट भी आएगा, तो उसको हवा में ही इंडियन आर्मी खत्म कर सकती है। इसका इंडियन आर्मी ने सफल परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है, और इसको नाम दिया गया है भगवास्त्र, है ना। भगवास्त्र भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित, पूरी तरीके से हमने अपने घर में बनाया है, स्वदेशी रूप से हमने बनाया है अपनी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको नाम दिया है भगवास्त्र। देखिए ये जो है ना, स्वार्म ड्रोन के खतरे से निपटने में भी मदद कर सकता है। अब ये वर्ड आपको परेशान करेगा, स्वार्म ड्रोन क्या है? तो क्या होता है, ड्रोन का एक समूह किसी भी रिमोट से संचालित करके, किसी भी कंप्यूटर से संचालित करके बहुत सारे ड्रोन को एक साथ अटैक के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो स्वार्म ड्रोन है ना, इसको भी आराम से खत्म करने के लिए जो वो हमने टेक्नोलॉजी विकसित की है या फिर हमारा जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है वो इजीली काम कर सकता है। नाम क्या है? भगवास्त्र। ठीक है, पूरी तरीके से हमने अपने घर में बनाए हैं। हमारी जो कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर में सोलर ग्रुप की एक सहायक कंपनी, इसने इसे डेवलप किया है स्वदेशी तकनीक से। भगवास्त्र की विशेषताएं देखो। रेंज अगर हम ये देखते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर तक का अगर कोई भी ड्रोन आता है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट आता है, छोटे से छोटा क्यों नहीं हो, कितना छोटा, 0.01 स्क्वायर मीटर से छोटे टारगेट को भी ये डिटेक्ट करके उसको हवा में ही खत्म कर सकता है 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में। एक साथ 64 टारगेट, मतलब 64 ड्रोन अगर एक साथ आ जाए या इससे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि खतरा है, तो 16 सेकेंड में उनको खत्म कर देगा एक साथ ढूंढ ढूंढ के, है ना। तो एडवांस रडार सिस्टम है हमारा, इसमें लगा हुआ 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, 5 से 6 किलोमीटर तक ये इफेक्टिवली मिसाइल सिस्टम वर्क कर सकता है। तो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको नाम दिया गया है भगवास्त्र। हाल ही में इंडियन आर्मी ने इसका सफल परीक्षण किया। लास्ट क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, स्पेशली इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में अपॉइंट की गई। देखिए इंडिया में शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है बैडमिंटन का।
अब प्यूमा इंडिया चाहता है कि बैडमिंटन में भी वो अपने जो ब्रांड्स हैं उनको लॉन्च करे, रैकेट हो गया, शूज हो गया, है ना। तो इसलिए इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पीवी सिंधु को, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। अभी जो इंडिया ओपन 2025 शुरू होगा तब से पीवी सिंधु प्रमोट करने लगेगी प्यूमा इंडिया को या प्यूमा कंपनी को। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, ओलंपिक 2 ओलंपिक मेडल, लगातार 2 ओलंपिक में जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी। कौन? पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेकर आई थी और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इंडिया के लिए जीता था। और जो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2019 में इसका खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था 2019 में। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे अवार्ड दिए हैं पीवी सिंधु को खेलों के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण। अर्जुन अवार्ड 2013, इसके बाद पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2015, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2016 में और पद्म भूषण दिया जा चुका है 2020 में पीवी सिंधु को। तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु। डन हो जाता है। 17 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब लास्ट सेशन का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। मिजोरम में खेल कोचिंग और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों की स्थापना के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया गया? एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट हुए? तो यह है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन? जसप्रीत बुमराह। भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ये अपॉइंट किए गए अजित कुमार मोहंती। राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया? स्मृति मंधाना। कर्च जलडमरू मध्य या कर्च स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है काला सागर और आजोव सागर को। और सुपर कोपा कप 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो यह जीता है FC बार्सिलोना ने, है ना। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। नेटुम्बो नंदी नदेत्वा किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई? नामीबिया, अफ्रीकी देश। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर। सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का पहला एडिशन किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया इंडिया और कंबोडिया के मध्य में। ओके, अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सिंपल सा क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? मकर विलक्कू उत्सव कल भी बताया था, आई थिंक कल या परसों बताया होगा। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और तिरुवल्लुवर प्रतिमा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो कल ही पढ़ा था। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।